हेलो दोस्तों, टारगेट यूपी पीसीएस वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम सप्ताह भर की करंट अफेयर्स की जो डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, जो लाइव क्लास होती है, उन क्लासेस के जो महत्वपूर्ण पोर्शन होते हैं वो सप्ताह भर के कंपाइल करके उनको हम आपके सामने वीकली करंट अफेयर्स के रूप में लेकर आते हैं। इसका उद्देश्य है कि क्विक रिवीजन आपका हो जाए, ताकि आप डेली जो लाइव क्लास हमारे इस चैनल पर, यूपी पीसीएस चैनल पर 9 बजे सुबह होती है, उसको अगर विस्तार से आप चाहते हैं तो उसके प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि एक क्विक रिवीजन हो जाए तो उसके लिए ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो सप्ताह के अंत में एक वीडियो आएगा जो कि आपका यूपी पीसीएस का एक सप्ताह का रिवीजन का सीरीज होगा। तो चलिए इस वीडियो में, यानी कि टारगेट पीसीएस से संबंधित जो आपका डेली करंट अफेयर्स की हम न्यूज को कवर करते हैं, उसके एक सप्ताह की खबर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण है उस पर नजर डालते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन बना। तो देखिए, पहले इसमें सबसे ऊपर जो था वो गुजरात था, लेकिन गुजरात को मछली प्रोडक्शन में पछाड़ दिया है। किसने पछाड़ दिया है? तो समुद्री मछली, ध्यान रखिएगा यहां पर समुद्री मछली की बात हो रही है, तो इसमें पछाड़ दिया है तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु ने गुजरात को पछाड़ते हुए तो दूसरे स्थान पर क्या हो गया, कौन हो गया? तो गुजरात दूसरे स्थान पर है। गुजरात के प्रोडक्शन में कितनी कमी आई है? तो 15% की कमी आई है। और यहां पर तमिलनाडु का जो प्रोडक्शन है वो 6.8, लगभग 85 है वैसे तो, लाख टन है। तो 6.8 लाख टन जो है प्रोडक्शन तमिलनाडु का है, और तमिलनाडु शीर्ष पर है, दूसरे पर गुजरात है और तीसरे पर आपका केरल है। तो ये अब क्रम हो चुका है। अगर कुल हम बात करें तो कुल प्रोडक्शन, अगर पूरे देश के समुद्री मछली के उत्पादन की अगर हम बात करें तो 35.7 लाख टन है, जो कि अगर पिछले वर्ष की तुलना में आप देखेंगे तो इसमें 3% ज्यादा वृद्धि दिखाई दे रही है। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां सही जवाब आपका विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि अब तमिलनाडु जो है वो गुजरात को पीछे छोड़कर आगे आ गया है। तो यही चीज यहां पर बताई गई है। 6.85 लाख टन समुद्री मछली का उत्पादन, जो कि राष्ट्रीय अगर देखें उत्पादन में वृद्धि तो 3% की हुई है। राष्ट्रीय उत्पादन कितना है? तो 35.7 लाख टन है। राज्यों में गुजरात अगर देखें तो 15% उसमें गिरावट यानी डिक्लाइन देखा गया है, इसीलिए वो पीछे खिसक गया है। वहीं पर केरल तीसरे स्थान पर 6.24 लाख टन उसका भी प्रोडक्शन है। कौन सी मछली पकड़ी गई है? तो यहां पर मैकेरल जो मछली है सबसे ज्यादा यही है। सबसे ज्यादा अगर देखें तो उसको मैकेरल की वजह से ही प्रोडक्शन ज्यादा है। इसके अलावा सेफालोपोड्स और ऑयल सार्डिन भी महत्वपूर्ण योगदान दी है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा है कि हालिया प्रस्ताव के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? जो प्रस्ताव हाल ही में है उस प्रस्ताव के अनुसार 38 हो जाएगी। तो यहां विकल्प आपका सी सही होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या की अगर बात करें तो जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में जजों की संख्या कितनी थी? तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो 8 थे, यानी कि 7+1, यानी कि 7 जज और एक सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो विधेयक है उसको मंजूरी दिया गया है, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। अब ये संसद के अधिकार में होता है, तो संसद अनुच्छेद 124(a) के अनुसार यह शक्ति रखता है कि वो क्या कर सकता है, वो इसमें इस संख्या में परिवर्तन कर सकता है। तो उसी के तहत ये परिवर्तन अब होगा। इसके अलावा इससे पहले अगर आप देखें तो वर्ष 2019 में ये परिवर्तन हुआ था, अर्थात ऐसा संशोधन हुआ था, और उस समय जजों की संख्या जो थी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में वो 33 जज और एक सीजीआई यानी कि 34 वो संख्या थी जो वर्तमान में भी बनी हुई है। अब ये संसद अगर 124(a) का प्रयोग करते हुए इस जो कि संशोधन विधेयक है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या विधेयक को मंजूरी जैसा कि दिया गया है, तो इसके बाद ये संख्या बढ़ जाएगी। और आप देखते हैं कि सबसे पहले 1956 में 1956 में ऐसा एक संशोधन हुआ था, जिसके बाद यह संख्या 10 हुई थी। 10 यानी कि न्यायाधीश और +1 यानी कि एक सीजेआई, तो 11 ये संख्या हुई थी। तो ये है फिलहाल। तो यहां पर क्या है, संख्या कितनी है? तो 38 है। अब हो जाएगी इसके अनुसार, सी विकल्प आपका सही होगा। तो 4 नए जज यहां पर जोड़ने को, इसी प्रस्ताव को यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। संसद क्या करेगा उसको, अगर ये पारित होता है पूरी तरह से तो ये 34 से 38 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अब इसके लिए बिल लाया जाएगा। हाल ही में बोको हराम ने किस क्षेत्र में सैन्य चौकी पर हमला किया? तो आप जानते हैं कि बोको हराम क्या है, तो ये एक नाइजीरिया का, कहां का? नाइजीरिया का, ठीक है ना। नाइजीरिया का कौन सी कंट्री है? तो अफ्रीकी कंट्री है, ठीक। और यहीं का क्या है? अफ्रीकी कंट्री, यहां का एक आतंकवादी संगठन है, ठीक। अब इसने क्या किया है, इस आतंकवादी संगठन ने, इसने हमला किया है
कुछ लोगों को, लगभग 23 लोगों की मृत्यु हुई है। और कहां पर किया है? तो ये किया है, आपको ऑप्शन है विक्टोरिया झील क्षेत्र, कांगो, लेक चार्ड या नाइजर डेल्टा। तो ये लेक चार्ड क्षेत्र पर हमला किया है, तो यहां पर इसकी वजह से ये चर्चा में आ गया है। अब लेक चार्ड क्षेत्र कहां पर है? तो ये आप याद रखिएगा कि ये बेसिकली पश्चिमी मध्य अफ्रीका में है, पश्चिमी मध्य अफ्रीका में है। और ये पश्चिमी मध्य अफ्रीका में किस प्रकार की झील है? तो ये मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी की झील है। और साथ साथ ये क्यों चर्चा में रहती है? तो बेसिकली एक समय हुआ करता था कि जब ये पूरे विश्व में 10वें नंबर की 10वीं नहीं, 6ठे नंबर की जो है ये सबसे बड़ी झील हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखें तो इसका क्षेत्र जो है वो काफी सिकुड़ गया है। इसकी वजह से भी इसकी चर्चा होती है, इसके जल के दोहन की वजह से भी इसकी चर्चा होती है। अब साथ साथ वहां का जो साहेल क्षेत्र है, ठीक है ना, साहेल क्षेत्र में ही ये स्थित है। और कैसी है? तो ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। और बेसिकली इसका ज्यादा क्षेत्र जो है वो चाड में आता है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र जो इसके हैं नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून में भी आते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। तो विकल्प आपका यहां पर सी सही है। यही चीज यहां पर पश्चिमी मध्य अफ्रीका के साहेल क्षेत्र की मीठे पानी की झील है। यह चाड, नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून तक फैली है। सूखा जल उपयोग के बढ़ने से इसका आकार बहुत घटा है। और ये एंडोरहेइक झील है, ये इसका एक टाइप है जिसका समुद्र से कोई निकास नहीं है। चारी नदी का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि चारी नदी इसका मुख्य जल स्रोत है। लगभग 90% जो है जल का स्रोत चारी नदी ही है। हाल ही में यहाँ पर बोको हराम के हमले की वजह से 23 सैनिक जो मरे हैं, ये फिर से चर्चा में आई है। अब नाइजीरिया स्थित बोको हराम क्या है? एक आतंकवादी संगठन है। बेसिकली ये कहता है कि पश्चिमी शिक्षा निषिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा देखिए, ये भी देख लीजिए मैप में। तो ये चार्ड में इसका ज्यादातर क्षेत्र आता है, कुछ नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून में भी आता है। तो यहाँ पर है लेक आपका चार्ड, जहां पर जिसकी वजह से बोको हराम के हमले की वजह से चर्चा में ये आई है झील। अब बात करेंगे कैसे कोर्स की। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए हमारे पास बेहतरीन कोर्स है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। इस कोर्स में वो सारी खूबी है जिससे कि 6 दिसंबर को होने वाली आपकी यूपीपीसीएस परीक्षा में आप सफलता पा सकते हैं। इस कोर्स की खास बात यह भी है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ की है, यानी कि 12 मंथ में आप बार बार इन वीडियोस को देख सकते हैं, तो अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको डिटेल अगर जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर 8750187501 है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सारी सूचनाएं आपको मिलती हैं जिस भी कोर्स के विषय में चाहिए। तो दृष्टि लर्निंग ऐप में आप इस कोर्स को सर्च करके और प्रीलिम्स के लिए आप इस कोर्स से लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर हमारी अनुभवी टीम के माध्यम से आपको ये पढ़ाया जाता है, ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। साथ साथ आप इस नंबर का उपयोग करके कोई भी क्वेरी हो तो उसका आप जवाब पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, रोहित जैन को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? अब देखिए, रोहित जैन को किस पद पर नियुक्त किया गया? वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर, आरबीआई डिप्टी गवर्नर या नीति आयोग के उपाध्यक्ष? तो विकल्प यहां पर सी सही होगा, क्योंकि इनको क्या बनाया गया है? आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया। और आरबीआई में डिप्टी गवर्नर जो होते हैं वो 4 होते हैं, याद रखिएगा। 2 तो इसमें आरबीआई के अंदर से ही होते हैं, एक यहां पर एक अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान हो, एक वो होते हैं। और इसी तरह से एक और व्यक्ति होता है जो कि यहां पर जिसको कि कॉमर्शियल नॉलेज ज्यादा होती है, ठीक है। अब इस तरह से आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। कौन बने हैं? तो रोहित जैन बने हैं। तो विकल्प आपका क्या होगा? सी सही होगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? तो यह भी याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और आरबीआई एक्ट जो है वो 1934 के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखेंगे। और 1949 में इसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। हिल्टन यंग आयोग, इसका नाम याद रखिएगा। हिल्टन यंग आयोग जो है उसी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो हिल्टन यंग आयोग का नाम भी आप याद रखेंगे। तो यहां पर देखिए, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं रोहित जैन। इन्होंने टी रविशंकर का स्थान लिया है और नियुक्ति इनकी मई 2026 से प्रभावी है, 3 साल के लिए होगी। इससे पहले आरबीआई में कार्यकारी निदेशक भी ये रह चुके हैं। और आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 आरबीआई के अंदर से, एक वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र से, एक अर्थशास्त्री जो मौद्रिक नीति विभाग के प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है, लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? राफेल नडाल बने, जैनिक सिनर बने, या रोजर फेडरर या एंडी मरे? तो यहां पर देखिए, जैनिक सिनर जो है ये बने हैं
लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब। देखिए ये जो एटीपी में मास्टर्स के बाद 1000 लिखा है, ये बेसिकली इसका अंक होता है। जैसे कि आप ग्रैंड स्लैम जानते हैं, ठीक, ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ग्रैंड स्लैम क्या है, एक पूरा का पूरा खिताब है। और ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए इसमें 4 टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन होता है, ऑस्ट्रेलियन के बाद आप देखेंगे फ्रेंच होता है, फ्रेंच के बाद देखेंगे आप विंबलडन होता है, विंबलडन के बाद देखेंगे यूएस ओपन होता है। तो उसी तरह से जब ये चारों आप जीत लेते हैं टूर्नामेंट, तो आप कहलाता है कि आप ग्रैंड स्लैम खिताब जीत ली है। और इसका अंक कितना होता है, तो 2000 अंक होता है। उसी तरह से एटीपी जो है मास्टर्स 1000 खिताब है, जिसका एटीपी का जो अंक है वो कितना है, 1000 है। अब इसमें भी अलग अलग डिफरेंट टूर्नामेंट होते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन होता है, इसमें भी अलग अलग, जैसे मियामी हो गया, इस तरह के अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं। तो उसमें ही इन्होंने, जैनिक सिनर ने हाल ही में क्या किया, लगातार 5 बार एटीपी मास्टर्स 1000 जीत के एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो इसलिए ये चर्चा में है। तो कहां के हैं जैनिक सिनर, तो इटली के हैं, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर ज्वेरेव को पराजित किया इन्होंने। और मैड्रिड ओपन भी क्या है, तो इसी का एक पार्ट है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन ग्रैंड स्लैम के पार्ट है, वैसे ही इसका पार्ट है मैड्रिड ओपन। अब इसको जीतकर पुरुष एकल खिताब के साथ ही 5 मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए। इसलिए ये सवाल आपके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। सिनर का पहला ये मैड्रिड ओपन खिताब भी था। अगला प्रश्न है, जून 2026 में पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। क्योंकि देखिए पहला बिग कैट शिखर सम्मेलन है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और पहला हो रहा है वो भी भारत में हो रहा है, तो इसलिए और महत्वपूर्ण है। तो ये सवाल तो आपको बिल्कुल, इससे जब ये होगा तब भी कुछ सवाल और नए निकल कर आएंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे कि ये भारत, जो कि पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शिखर सम्मेलन है, और वो भी भारत में हो रहा है, जून में हो रहा है। तो अभी 1 से 3 जून संभावित तिथि है कि ये आयोजित होगा। अब ये, इसकी अगर हम बात करें तो जिसमें 7 बिग कैट आती हैं, जिसमें कौन कौन है आप जानते हैं कि शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, जैगवार हो गया, चीता हो गया, ठीक है। ये सारे जो 7 हैं, तो शेर, बाघ, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और पूमा या प्यूमा, ये बिग कैट 7 हैं। इनके संरक्षण के लिए ये बनाया गया था संगठन, और इसमें भारत की पहल में वर्ष 2023 में ही ये बना था। पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन किया था, और उसी समय प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ थी, उसी अवसर पर इसको शुरुआत इसकी की गई थी। तो पहला इसका शिखर सम्मेलन 1 से 3 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होगा, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। इसमें इसके सदस्य देश, जो 95 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें वही सदस्य देश हैं जहां पर कि इन बिग कैट्स में से कोई भी एक पाई जाती है। हालांकि जहां नहीं पाई जाती है वो भी अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो इसके सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा यूएन के सदस्य भी इसके सदस्य बन सकते हैं, और भी कई शर्तें होती है। अब फोकस क्षेत्र क्या होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान, नवाचार और आवास संरक्षण, यानी कि इनके आवास को कैसे संरक्षित किया जाए। क्योंकि बिग कैट में अगर आप देखेंगे तो केवल एक देश तक सीमित नहीं है। जैसे हो सकता है कि कोई बिग कैट इनमें से जो भारत में है, और भारत में 5 इनमें से पाए जाते हैं, 7 नहीं पाए जाते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन 2 भारत में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो भारत में भी, नेपाल में भी, भूटान में भी, तीनों में वो गति करते हो, जाते आते हो। तो ऐसी दिशा में यहाँ पर जो बॉर्डर पार एक सहयोग भी दिखाई देना चाहिए, तो इसके लिए भी यहाँ पर प्रयास होता है। तो आईबीसीए की शुरुआत वर्ष 2023 में भारत द्वारा की गई थी, इसलिए भारत से इसका कनेक्शन है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगला है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यानी कि सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसके नए अध्यक्ष के तौर पर कौन नियुक्त हुआ है, प्रसून जोशी, शशि शेखर वेम्पति, अजय देवगन या अनुराग ठाकुर। तो देखिए यहां पर प्रसून जोशी का ही स्थान लिया है किसने, शशि शेखर वेम्पति ने। इसका मतलब पहले प्रसून जोशी थे, अब ये क्या बन गए हैं, तो प्रसून जोशी अब बन गए हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष, ठीक है। अब उनकी जगह ये बन गए हैं शशि शेखर वेम्पति, जो है सीबीएफसी के नए अध्यक्ष। तो याद रखेंगे आप, शशि शेखर वेम्पति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, प्रसून जोशी का इन्होंने स्थान लिया है। प्रसार भारती के सीईओ ये भी रह चुके हैं, वर्ष 2017 से 2022 तक जो है वेम्पति महोदय क्या रह चुके हैं, प्रसार भारती के सीईओ भी रह चुके हैं। और साथ साथ याद रखिएगा यूजीसी के भी ये मेंबर रह चुके हैं, बार्क टीवी रेटिंग एजेंसी है एक, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा ये एआई में भी ये काम कर, एआई के भी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जैसे एआई फॉर इंडिया हो गया और भारत जेन हो गया, ऐसी एआई पहल से भी ये जुड़े हुए हैं। ये बार्क, ये मत समझिएगा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात की जा रही है,
ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, जो कि एक टीवी रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, अगला है ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहां हो रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका संबंध किससे है, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ से है। अब ये जयपुर में हो रहा है, तो विकल्प आपका सी सही है, जहां पर ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजित हो रहा है। आप जानते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो 7 मई 2025, तो 7 मई 2025 जो है, इस दिन क्या हुआ था, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पहलगाम में घटना हुई, उस घटना के बाद भारत ने एंटी टेररिज्म जो अपना अभियान चलाया था आतंकवाद के खिलाफ, उसके तहत भारत ने पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और कार्रवाई की थी। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ही ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 जयपुर में आयोजित हो रहा है। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी भी इसमें शामिल हुए। अब ये सम्मेलन का दूसरा संस्करण है, यानी कि सेकेंड एडिशन है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है और इसकी थीम यानी कि 7 और 8 मई, ठीक है, 2 दिन। और इसकी थीम क्या है, तो मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स। तो ये इसका थीम भी आप याद रखेंगे, मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स इसका थीम है। ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ है। अगला है एनसीआरबी डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश की अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है। तो एनसीआरबी का जो डेटा है वो हाल ही में जारी किया गया। इसमें इस डेटा में वर्ष 2024 के जो रिपोर्ट है उसको जारी किया गया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कहा गया है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर अपराध की बात करें तो प्रति लाख, मतलब 1 लाख पर जो अपराध की दर है, विशेष तौर पर जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनकी जो दर है राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है, तो 252.3 ये है प्रति लाख। ठीक, यानी 1 लाख में जो केस संज्ञेय अपराध के दर्ज होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर 252.3 केसेस दर्ज होते हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की जब बात की गई है तो ये दर जब निकाली गई तो वो 180.2 है, यानी कि राष्ट्रीय जो औसत है, राष्ट्रीय जो दर है उससे ये लगभग 28.5% क्या है, इससे कम है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सबसे विशाल है, तो इस वजह से जो नंबर ऑफ केसेस दर्ज होते हैं उसमें अभी भी टॉप पे है। लेकिन अगर आप जनसंख्या के अनुपात में देखेंगे तो उस लिहाज से ये जो राष्ट्रीय अनुपात है उससे भी कम है। अब इसमें जो प्रति लाख के हिसाब से केसेस की संख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो याद रखेंगे आप उस राज्य का नाम, तो ये केरल में केसेस की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां पर अगर आप देखें तो 513 जो है 1 लाख पर केसेस की संख्या है। और अगर यूटी को भी जोड़ दें, केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ दें, तो देखिए यहां पर 1258 पॉइंट समथिंग है, 1258.5 है शायद, हाँ 1258.5। ये कहां पर है, तो ये दिल्ली में है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा अगर यूटी को भी जोड़ दिया जाए तो 1 लाख में 1258.5 जो केसेस हैं संज्ञेय अपराध के वो दिल्ली में, तो इस लिहाज से दिल्ली केरल को भी पीछे छोड़ता है जब यूटी भी इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी यहां पर सही हो जाएगा। देखिए अपराध दर उत्तर प्रदेश में वही चीज जो मैंने आपको बताई, प्रति लाख आबादी पर इतना है, नेशनल एवरेज 252.3 है, राष्ट्रीय औसत से 28.5% कम अपराध दर है। रैंकिंग में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिला देंगे तो यूपी 21वें स्थान पर है कुल अपराध दर में। केरल सबसे ऊंचा 513 और दिल्ली अगर यूटी को भी मिला देंगे तो केरल को भी पीछे छोड़ता है 1258.5 प्रति लाख। अगला है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यन और डॉक्टर जोरम आनिया को किस पद पर नियुक्त किया गया है। विकल्प आपके सामने है, कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, राज्यपाल या राजदूत। इसका सही जवाब क्या है, विकल्प बी होगा। इन दोनों लोगों को क्या नियुक्त किया गया है, तो आर बाला सुब्रमण्यम और जेरम कानिया को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य यहां पर नियुक्त किया गया है। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको कि नीति आयोग कहते हैं, योजना आयोग का इसने स्थान लिया था और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, नीति आयोग स्थापित किया गया था। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक चेयरपर्सन होता है। ठीक है, तो चेयरपर्सन इसका कौन होता है, तो चेयरपर्सन इसका पीएम होता है। ठीक, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन होता है। वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, तो पीएम के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यानी कि जो पदेन सदस्य हैं वो
होते हैं तो पदेन सदस्य कितने होंगे, तो पदेन सदस्य हो सकते हैं कितने, अप टू 4, यानी कि 4 तक हो सकते हैं पदेन सदस्य। ठीक है, अब इस तरह से इन तीनों को मिलाकर, यानी कि जो चेयरपर्सन है, जो वाइस चेयरपर्सन है और जो पदेन सदस्य हैं, इनको मिलाकर एक गवर्निंग काउंसिल बनती है। और उस गवर्निंग काउंसिल में चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, इसके अलावा जो आपके पदेन सदस्य हैं, इसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं, यानी पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं। साथ साथ सारे राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और जो एलजी होते हैं, इसके अलावा स्पेशल इनवाइटीज के तौर पर जो प्रशासक हैं वो भी होते हैं। इस तरह से वो क्या बनती है, गवर्निंग काउंसिल बनती है। तो इसी में जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उसके तौर पर डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को यहां पर नियुक्त किया गया। तो विकल्प आपका बी सही है। तो देखिए, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम, डॉक्टर जोरम अनिया नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं। स्वीकृति प्रधानमंत्री ने दी है, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, पीएम होते हैं अध्यक्ष। अब इनकी बात करें तो डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम विद्वान हैं, लोक नीति के विशेषज्ञ हैं, संस्थापक हैं। ठीक है, SVYM और ग्राम थिंक टैंक के संस्थापक है। जोरम अनिया की बात कर ले तो यह शिक्षाविद है, 18+ वर्ष का इनको अनुभव है और अरुणाचल प्रदेश निजी शैक्षिक नियामक आयोग की सदस्य भी हैं। ठीक है, अगला इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जोरम अनिया की, साथ साथ बालासुब्रमण्यम जी की, दोनों लोग की ये तस्वीर है। अगला है, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा है, यानी कि ऐसी न्यायपालिका जहां पर अगर आपको केस भी दर्ज करना है तो भी पेपर की जरूरत नहीं है, सुनवाई भी वर्चुअल हो रही है, हर चीज वहां पर यानी कि डिजिटल तरीके से हो रही है। तो ये आपका है राज्य पूरी तरीके से सिक्किम। ठीक है, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य सिक्किम बना है। और सिक्किम की कैपिटल क्या है, गैंगटोक है। और गैंगटोक में ही हो रहा था नेशनल कॉन्क्लेव ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन। और इसी अवसर पर जो यहां पर देखेंगे आप, तो ये इसी जगह पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने घोषणा की कि गैंगटोक जो हाईकोर्ट है वहां पर, यहां पर ये जो कार्यक्रम है इसके दौरान, कि सिक्किम पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य घोषित हुआ है। अब इसका लाभ क्या होगा, मामलों की जो लंबितता है उसमें कमी आएगी, सुनवाई तेज होगी, न्याय वितरण की दक्षता में वृद्धि होगी और तकनीकी में AI वाले उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि सुपेस और सुवास का उपयोग यहां पर होगा। चलिए, सुपेस और सुवास का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब इन्हीं सारी व्याख्याओं को और विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो हमारे डेली प्रोग्राम जो होते हैं उसमें हमने इसको और विस्तार से बता रखा है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। हाल ही में किस जहाज पर हंता वायरस का संदिग्ध प्रकोप हुआ, विकल्प आपके सामने है, टाइटैनिक, MV होंडियस, क्वीन मैरी या कोस्टा फॉर्च्यून। तो इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब है MV होंडियस। ये जहाज जो है इसी पर यह मामला देखा गया। ठीक है, तो ये इसका विकल्प बी सही है। अटलांटिक महासागर में क्रूज जहाज MV होंडियस पर हंता वायरस का संदिग्ध प्रकोप हुआ। हंता वायरस कैसा वायरस है, तो ये एक RNA वायरस है और साथ साथ परिवार क्या है, तो हंता विरिडे परिवार है। ये मुख्य तौर पर इसके वाहक कौन होते हैं, तो चूहे मुख्य तौर पर इसके वाहक होते हैं और मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता है। इसके प्रारंभिक लक्षण फ्लू वाले लक्षण होते हैं, यानी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वाले लक्षण होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे फेफड़ों में पानी भरना, या आप कह सकते हैं कि एचपीएस जो फेफड़ों से रिलेटेड एक बीमारी है, HFRS जिसमें किडनी की समस्या होती है, ये बीमारियां भी इसमें हो सकती हैं। उपचार का कोई विशेष इलाज इसका उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए ये खतरनाक होता है। अगला है, 2026 का पुलित्जर पुरस्कार आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा ने किस श्रेणी में जीता। तो देखिए, ये भारतीय मूल के लोग हैं। 2026 का पुलित्जर पुरस्कार क्या है, तो अमेरिका का जो पत्रकारिता है, ठीक, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। कहां का, USA का। ठीक, पुलित्जर जो पुरस्कार है, जोसेफ पुलित्जर नाम के व्यक्ति थे, पत्रकार ही थे, जोसेफ पुलित्जर। ठीक, जोसेफ पुलित्जर हंगेरियन अमेरिकन पत्रकार, इन्होंने, इन्हीं की जो वसीयत थी उसी के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1917 में। अब ये जो है, इस पुरस्कार की अगर हम बात करें तो पुलित्जर बेसिकली इनकी वसीयत के आधार पर स्थापित हुआ और साथ साथ पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है। अब इसमें जो भारतीय जीते हैं उन्हीं का नाम आपसे पूछा है कि किस फील्ड से संबंधित है, तो ये इसका सही जवाब विकल्प सी है, सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी पुलित्जर पुरस्कार 2026, ये 110वां संस्करण था। भारतीय विजेता कौन रहे, तो आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा, ये इनकी श्रेणी है, यानी कि इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। सहयोगी कौन रहा, तो नताली
ओबिको पियर्सन, और ये ब्लूमबर्ग संगठन से जुड़े हैं। इनका जो काम था वो ट्रैप्ड उसका नाम है, उसका शीर्षक है। कुछ विजेताओं के नाम यहां देख लें तो गोविंद बिहारी लाल 1937 में जीते, झुंपा लाहिड़ी वर्ष 2000 में, गीता आनंद जो 2003 में, सिद्धार्थ मुखर्जी 2011 में, अदनान आबिदी और टीम 2022 में, आनंद आर के शर्मा आप देख रहे हैं वर्ष 2026 में। और एक चीज याद रखिएगा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय जो है, कोलंबिया जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा ये क्या होता है, ये संचालित किया जाता है। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय का भी इसमें रोल है। और फिलहाल इसमें 23 श्रेणियों में ये पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो श्रेणियां कितनी हैं? 23 हैं, जिसमें से कि अगर आप देखेंगे तो 23 श्रेणियों में जो 15 हैं वो जर्नलिज्म से संबंधित है, और साथ साथ इसमें 8 श्रेणियां ऐसी हैं जो कि आपके संगीत, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बुक, ड्रामा, म्यूजिक इत्यादि से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कोलंबिया विश्वविद्यालय क्या करता है, इसका संचालन करता है। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण जल योजनाओं के लिए 10 वर्ष की O&M वारंटी लागू की है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी कि अगर कहीं पर पेयजल से संबंधित कोई मशीन लगती है, मान लीजिए कि कहीं पर कुछ पाइपलाइन बिछी, तो उस पाइपलाइन को लगाने वाली जो भी एजेंसी है, जो भी कंपनी है, वो 10 साल तक क्या करेगी, वो ऑपरेशनल मोड में रहेगी कि नहीं रहेगी, उसका मेंटेनेंस, ये सारी चीज देखने का काम उस एजेंसी का होगा। तो इस चीज को ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए 10 साल की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है, इस वारंटी के तौर पर लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। किसके अंतर्गत? जल जीवन मिशन के तहत। ताकि केवल बना के छोड़ देना ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसको ऑपरेशनल मोड में रखना और मेंटेन रखना भी जिम्मेदारी है। तो कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक अप्रोच जो है उस पर पहले केवल ध्यान होता था, अब क्या है कि लंबी अवधि तक उसका रखरखाव भी बेहतर हो सके, ताकि जो सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच है, यानी कि सेवा आधारित अप्रोच, लंबे समय तक टिकाऊ रह सके वो चीज, इस पर ध्यान देते हुए यूपी गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। यानी कि कम्युनिटी ड्राइव इन मॉडल इसको हम कह सकते हैं। अगला है, किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया है? ठीक है, किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका नाम क्या है? तो अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई इसका नाम है, और इसने ऑप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया है। ऑप्टोसार उपग्रह का मतलब होता है, ऑप्टो मतलब ऑप्टिकल, SAR का मतलब होता है कि सिंथेटिक एपर्चर रडार। सिंथेटिक एपर्चर रडार जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, जैसे जो केवल ऑप्टिकल सेंसर होगा वो एकदम कैमरे की तरह होता है, यानी कि अगर दिन का समय है, सब मौसम साफ है, तो साफ तस्वीर वो ले रहा है। लेकिन अगर धुंध आ गई या रात का समय हो गया तो ऐसी दिशा में वो तस्वीर लेने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन यहीं पर अगर सिंथेटिक एपर्चर रडार से युक्त ऑप्टो जो सार उपग्रह होते हैं, ये क्या करते हैं, तो बेसिकली ये जो होते हैं वो रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। इसी वजह से मौसम चाहे जैसा हो, ये 24/7 जो है तस्वीर लेने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी ने, जिसका नाम गैलेक्सी AI है, इस मिशन का नाम भी याद रखिए, मिशन दृष्टि इसका नाम है, और दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह इसलिए और इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगामी प्रश्न, ये आगामी परीक्षा आपको जरूर दिखेगा। किस वाहन से लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 जो रॉकेट है उससे लॉन्च किया गया। लॉन्च स्थल अमेरिका के कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया। 190 किलोग्राम इसका वेट है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अंत में बारी एक अभ्यास प्रश्न की आती है और इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। साथ साथ आपको बता दें कि सुबह 9 बजे हमारा मंडे से लेकर सैटरडे तक, जिसमें कि सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे अगर छोड़ दीजिए तो उसमें क्लासेस लाइव वाली रेगुलर नहीं होती हैं, नहीं तो आपकी रेगुलर क्लासेस 9 बजे यूपीपीसीएस के हमारे दृष्टि यूपीपीसीएस चैनल पर सुबह 9 बजे होती हैं। वहां पर और डिटेल में आपको इसको कवर किया जाता है। ये वीकली है, सप्ताह में एक बार आएगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, उन प्रश्नों को फिर से एक बार आपके सामने लाया जा सके। हाल ही में वुमेन्स कैंडिडेट्स मास्टर यानी WCM बनने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी, अनवी हिंगे या R वैशाली? आपको बता दें कि ये मात्र 9 साल की हैं। ठीक है, और 9 साल में ये उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की एकमात्र खिलाड़ी हैं। चलिए, इनका जवाब जो है, इनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, दृष्टि लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, और कोई जानकारी चाहिए तो 87501 ये नंबर याद रखिए किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी के लिए। साथ ही साथ फिर मिलेंगे अगली सप्ताह इस वीकली रिवीजन को लेके।
लाइव प्रोग्राम डेली होता है, यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को छोड़ के। तो 9 बजे लाइव प्रोग्राम में भी मुलाकात होगी। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।